नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णनंदन शर्मा और आप देख रहे हैं जी एजुकेशन के साथ यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत परिमेय का कथन हम समझते हैं कि अंकगणित के आधारभूत परिमेय का कथन क्या होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे कि अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। जैसे इसमें कथन दिया हुआ है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे भाज्य संख्या। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और खुद अपने को छोड़कर किसी दूसरे अंक से कट जाता है, दूसरे अंक से भाग लग जाता है, तो वैसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक और खुद अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें कि इसमें आ जाता है भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 etc. ये जितनी भी संख्याएं हैं भाज्य संख्या कहलाती है। फिर आगे चलते हैं अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ वो संख्या और एक ही होता है, मतलब उस संख्या और एक से ही वो विभाजित होगी, अन्यथा किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी, और जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, सिर्फ एक और स्वयं संख्या, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर उसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इस स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं। इसमें कहा गया है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। जैसे मान लेते हैं 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। फिर इसका 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3। 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 5। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तिया 12। फिर 14 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, मतलब हमने क्या किया, इसके क्रम को 2 के जगह 3 और 3 के जगह 2 को लिखने से इसका क्रम बदल जाता है।
तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर, ये जो क्रम आया है चाहे 2×3 लिखे या 3×2 लिखे, दोनों एक ही होता है, दोनों समान ही होता है, इसलिए इसके क्रम को हम उलट पुलट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2 और 3 6 के अलावे किसी अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसमें हम 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 8 का ही गुणनखंड हो सकता है, दूसरा किसी संख्या का नहीं हो सकता है। उसी तरह 3 का पावर 2 9 का ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है और किसी अन्य संख्या का कभी नहीं होगा। फिर 2 और 5 का 5 के क्रम को बदल के लिख देते हैं 5 गुना 2, दोनों एक ही बराबर होता है। 2 और 5 सिर्फ 10 का ही गुणनखंड हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता है। और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3, इसके क्रम को उल्टा सकते हैं 3 गुना 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों समान ही है, इसके क्रम को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन 2 गुना 2 पे पावर 2 सिर्फ 12 का ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। और फिर 2 गुना 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 2, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये इधर वाली संख्या जो है ये भाज्य संख्या हो गई, ये हो गई भाज्य संख्या। और इधर वाली जितनी बराबर के इधर है 2 3 3 5 2। और एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर, जैसे कि 2 है, 2 बार आ सकता है, 2 बार आया, ये क्रम है, तो यहाँ पर 2 पावर 2 लिखे तो इसका मतलब ओनली फॉर 2 को ही इंडिकेट किया जा सकता है। ये 2 हुआ, 2 पर पावर 2 हो सकता है। यहाँ कहा गया धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में, धनात्मक घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन 2 पे पावर 2 सिर्फ 4 का ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ जो संख्या आया है गुना के रूप में, एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 7 आया, एक 5 आया है, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि सिर्फ 2 में 1 से और सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा, 3 में सिर्फ 1 और 3 से ही भाग लगेगा, और 7 में 1 और सिर्फ 7 से ही भाग लगेगा, 5 में 1 और 5 से ही भाग लगेगा। अतः इससे स्पष्ट है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसके अलावे दूसरा कोई गुणनखंड 6 का नहीं हो सकता है। तो अतः इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड अगर लिखा हुआ हो तो वो भाज्य संख्या होगी, अगर उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। मान लेते हैं इसका उल्टा समझ लीजिए, जैसे 2 × 2 × 3 लिख दिए, तो इसको अगर हम गुना कर देते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये 12 भाज्य संख्या होगा। इसका मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हमेशा भाज्य संख्याएं होती है। इस बात को याद रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 × 3 × 2 लिखते हैं तो देते हैं 9 तिया 9 दूनी 18। 18 क्या है, भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। मतलब क्या, 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हमेशा भाज्य संख्याएं होती है। तो ये रहा
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट्स करें, और जिससे मैं और भी वीडियो इसके ऊपर बना सकूं। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही।